हेलो बच्चों, आज हम अपना अध्याय 5 शुरू करेंगे। अभी तक हम 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, ठीक है। जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, वो इन शब्द का मीनिंग है, ठीक है। वंशागति यानी कि वंश की गति, ठीक है। विभिन्नता ये शब्द हालांकि आप अपने पहले चैप्टर में समझ चुके हैं, मैं फिर से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इन दो शब्दों को समझना है, आप नोट करते चलेंगे। तो वंशागति या आनुवांशिकता, इनका मीनिंग क्या है आप नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो वंशागति या अनुवांशिकता का मीनिंग है अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अनुवांशिक लक्षण का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पर ये दूसरी बात आई है। अनुवांशिक लक्षण वे होते हैं जो बच्चों को अपने जनक से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं। जैसे कि किसी की लंबाई, अगर माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे नॉर्मली लंबे ही होते हैं। हालांकि छोटे भी हो सकते हैं, विभिन्नता भी हो सकती है, लेकिन जो चांसेस रहते हैं ज़्यादा वो रहते हैं कि बच्चे कैसे होंगे, लंबे लोगों के लंबे ही होते हैं। इसी तरीके से बालों का रंग हो गया, ठीक है, बालों का आकार हो गया, त्वचा का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, तो इन सभी को कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ये अनुवांशिक लक्षण, और इसी को हम नाम देते हैं वंशागति या अनुवांशिकता। वंशागति को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण हो गए आपके लंबाई, आंखों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग आदि। लंबाई, आंखों का रंग, त्वचा का रंग आदि। अगला जो शब्द आया है जिसे हमें समझने की जरूरत है वो है विभिन्नता। जिसे हम कहते हैं वेरिएशन। जीवधारियों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के मध्य
जीवधारियों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। जैसे कि हम इसे बेस्ट एग्जाम्पल से अगर समझें तो वो है कि एक माता पिता के जितने भी संतानें हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग समय पे, यहाँ पे जुड़वा बच्चों की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पेरेंट है, माता पिता है और उनके जितने भी संतान हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो शक्ल है आपके भाई बहन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपके माता पिता एक हैं लेकिन आप अपने भाई बहन के हूबहू नहीं दिखते हैं, आप लोगों में अंतर दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन, यानी कि भिन्नता। जीवधारियों के मध्य के जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को क्या नाम देते हैं? विभिन्नता। तो यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण, एक ही माता पिता की संतानें एक दूसरे से भिन्न होती है। भिन्न होती है, यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ दिखने की वजह से बात हो रही है, साथ में डीएनए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान का डीएनए कभी भी किसी दूसरे के समान नहीं हो सकता। सभी जीवधारियों का अपना अलग अलग डीएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है दिखने के रूप में भी और आपके आनुवांशिक चीज़ जो है आपके डीएनए के रूप में भी बात हो रही है कि सबके डीएनए भी अलग अलग है और हम लोग एक दूसरे से भिन्न भी दिखाई देते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने माता पिता की संतानें हैं, हाँ ये भाई बहन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं शक्ल, लेकिन बिल्कुल टू कॉपी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा गया है? एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो एक दूसरे से कैसी होती हैं? भिन्न होती है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है जो हमें समझना है वो है आनुवांशिकी। जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नता जिसमें वंशागति, पहले लिखो, जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि आनुवांशिकी से क्या अभिप्राय है, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यह क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो दोनों शब्दावली का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले जो अभी हमने पढ़ा है इसी वीडियो में, सबसे पहले हमने पढ़ा था वंशागति क्या है, विभिन्नता क्या है। तो इन दोनों का जब अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो इसके अध्ययन को नाम दिया गया है आनुवंशिकी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स भी। एक चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि जो विभिन्नता होती है वो कौन से जनन के द्वारा दर्शाई जाती है? लैंगिक जनन के द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लैंगिक जनन के द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होती है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पूछा जाता है कि किसके द्वारा विभिन्नता दर्शाई जाती है, यानी कि किस प्रकार के जीवों के द्वारा
विभिन्नता दर्शाई जाती है। तो आपको लिखना है लैंगिक जनन करने वाले जीवों के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन के द्वारा लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कैसे, मैं अगर आपको समझा दूं फिर से, हालांकि ये मैं आपको पहले चैप्टर के पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि नर है उसका अपना एक डीएनए है, ठीक है, मादा है उसका अपना एक अलग डीएनए है। जैसे कि अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर प्राणी का डीएनए जो है वो अलग अलग होता है। अब नर ने क्या बनाया, नर युग्मक, ठीक है, इसने क्या बनाया, मादा युग्मक। आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए कि नर युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं, शुक्राणु के नाम से जानते हैं। मादा युग्मक को हम किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं मनुष्य के अंदर। हालांकि ये चीज़ हम पेड़ पौधों में भी लैंगिक प्रजनन चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मनुष्य के संदर्भ में समझा रही हूँ। आपको पता है हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 46 गुणसूत्र नर में है, ऐसे ही 46 गुणसूत्र मादा में भी है। तो जब नर युग्मक बनते हैं, जनन कोशिकाएं बनती हैं, तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 23 रह जाती है। ऐसे यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, 23 हो गई, ठीक है। और फिर इनमें क्या हुआ, निषेचन हुआ। क्या हुआ, इनमें निषेचन हुआ। तो निषेचन के बाद आपको पता ही है युग्मनज बना, युग्मनज से फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर इस तरीके से संतान उत्पन्न होती है, शिशु इस दुनिया में आ जाता है। तो युग्मनज जब बनता है तो उसमें क्या हुआ, जब 23 और 23 मिल गए तो ये क्या हो गए, 46, दोबारा से 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो मैं आपको ये बात यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि 46 गुणसूत्र इसमें थे, 46 गुणसूत्र इसमें थे, आधे हो गए, 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, दोबारा से दोनों मिल गए तो 46 बन गए। अगली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि नर का एक अपना डीएनए है, ऐसे ही मादा के पास अपना एक अलग डीएनए है। जब दो अलग डीएनए मिल गए, मिक्सअप हो गए, तो युग्मनज का जो डीएनए बना वो भी कैसे बना, बिल्कुल ही अलग डीएनए बना। और जब अलग डीएनए बन गया तो इसे हम कहेंगे विभिन्नता आ गई, यानी कि जो शिशु होगा वो अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देगा कि बिल्कुल अपने, हम ये तो कहते थे कि वो अपने पापा जैसे दिखता है, अपनी मम्मी जैसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल टू कॉपी कोई भी इस दुनिया में नहीं दिख सकता एक दूसरे के जैसा। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लैंगिक जनन के द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होती है। बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कौन से जनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है, समझाइए। तो आप लिख देंगे लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है। समझाने की अगर बात आएगी तो आप इस तरीके से समझाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ समझनी है, याद रखनी है। अगली चीज़ जो हमें इस चैप्टर में जाननी है वो है अगली जो चीज़ है वो है अनुवांशिकी के जनक। आपने अनुवांशिकी की परिभाषा पढ़ ली। अनुवांशिकी की अगर हम जनक की बात करें, यानी कि किसने इसकी खोज की थी, इसे हम कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो वो कौन है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ये नाम ध्यान रखना है। इनको क्यों कहा गया अनुवांशिकी के जनक, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अनुवांशिकी का अध्ययन करना शुरू किया था मटर के पौधे में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जन्म की। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, अपनी बढ़ानी चाहिए नॉलेज। तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था,
जर्मनी। ठीक है, ये चीज़ आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पता होना चाहिए। अगली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन से पौधे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था उद्यान मटर पर। किस पर किया था? उद्यान मटर। उद्यान का मतलब है यहाँ पर बगीचा, ऐसा मटर जो कि उन्होंने उन वैज्ञानिक ने अपने उद्यान में, अपने बगीचे में उगाया था और फिर उसी पर उन्होंने अध्ययन किया था। इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें उद्यान मटर का तो वो है पिजम सटाइवम। ये क्या नाम है? पिजम सटाइवम। PISUMSATIVUM, पिजम सटाइवम। ये है V, ये है U और ये है M। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कि कितने वर्षों तक उनका ये इस उद्यान मटर पर प्रयोग चला था। तो ये जो उनका प्रयोग चला था वो चला था 7 साल तक उन्होंने प्रयोग किया था। 7 वर्ष तक उन्होंने इस मटर के ऊपर अपना प्रयोग जारी रखा था। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 साल तक वो इस उद्यान मटर की स्टडी करते रहे थे। उसके बाद उन्होंने कई नियम निकाले थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अध्ययन किया, नियम बनाए, उन्होंने एक पत्रिका में इसे प्रकाशित किया। उस पत्रिका का नाम था, जिसमें ये प्रकाशित हुआ था, उस पत्रिका का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, उन्होंने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया था। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सटाइवम, PISUMSATIVUM। और ये प्रयोग कितने सालों तक उन्होंने किया? उन्होंने 1856 से शुरुआत की और 1863 तक अध्ययन किया, 7 साल तक यानी कि। और जब उन्होंने अध्ययन किया तो अपनी सारी चीज़ उन्होंने एक पत्रिका में पब्लिश की, एक पत्रिका में वो प्रकाशित हुई। उस पत्रिका का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हालांकि जब तक वे जिंदा थे, मेंडल जब तक जिंदा थे, तब तक उनकी बातों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इम्पोर्टेंस मतलब उन्होंने जो भी नियम बताए तो उस समय के वैज्ञानिकों को वो सारी चीज़ समझ में नहीं आई। जब वे मर गए, जब वे इस दुनिया से चले गए, उनके जाने के बाद जो नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने वो सारी चीज़ उठा के देखी, उनकी बुक में वो पढ़ी कि भाई उन्होंने क्या क्या नियम निकाले थे। फिर उन्होंने पता लगाया कि हाँ भाई, उन्होंने जो भी नियम दिए थे, उन्होंने जो भी उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो बिल्कुल सही किया था। जब तक वे जिंदा थे तब तक उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्या कारण थे? तो इसके बहुत सारे कारण थे। तो अगला जो आप हेडिंग डालेंगे वो है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण, यानी कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना था। तो उसके कई सारे कारण हैं, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। 1 वर्षीय पौधा, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने देखा था मेंडल ने, वो ये था कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। 1 वर्षीय का मतलब क्या है बच्चों?
एक वर्षीय का मतलब ये है कि एक साल में ही ये पौधा बीज से पूरा एक बड़ा पौधा बन जाता है और कई सारे मटर फिर उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये द्विवर्षीय है या फिर बहुवर्षीय पौधा है, ऐसा नहीं है। ये एक वर्ष यानी कि एक साल के अंदर ही ये आराम से पनप जाता है और फिर कई सारे मटर पैदा करता है। ठीक है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े खेत खलिहान की आवश्यकता नहीं है, एक छोटे से बगीचे में भी इसकी पैदावार की जा सकती है। अगला जो है वो है लक्षणों का विपर्यासी रूप उपस्थित। इसको समझाऊंगी कैसे आगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है क्योंकि लक्षणों का विपर्यासी रूप, विपर्यासी का मतलब है यहाँ पर अल्टरनेट रूप यानी कि एक अगर पौधा मटर का लंबा है तो दूसरा बिल्कुल उसका विपरीत भी उपस्थित था उसी बगीचे में, छोटा भी पौधा उपस्थित था। अगर किसी मटर के दाने जो हैं वो गोल हैं तो किसी दूसरे पौधे के मटर के दाने कैसे थे, झुर्रीदार थे, जो उसी बगीचे में उपस्थित थे। ठीक है, ऐसे ही अगर मटर का पौधा कोई बैंगनी रंग का है, सॉरी पुष्प का रंग, अगर मटर के पौधे का जो फूल है, पुष्प है, वो अगर बैंगनी रंग का है तो दूसरे पौधे का जो पुष्प होगा उसी बगीचे में उसका रंग सफ़ेद भी पाया गया। यानी कि हर एक लक्षण जोड़ीदार के रूप में मौजूद थे। इसके उदाहरण जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो सेकंड पॉइंट हम यहीं पर कंटिन्यू करते चल रहे हैं। लक्षणों का विपर्यासी रूप उपस्थित थे, जैसे कि उदाहरण लंबा पौधा साथ में छोटा पौधा भी उपस्थित था। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें कि बैंगनी पुष्प तो फिर सफेद पुष्प भी मौजूद थे मटर के पौधे में। आप यहाँ पे तीसरा भी उदाहरण करके लिख सकते हैं कि गोल मटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैसे, झुर्रीदार मटर। ठीक है, हालांकि दो आप लिख रहे हैं उदाहरण, उतना काफ़ी है। तो ये हम दूसरे लक्षण के अंदर ही हमने ये चीज़ें लिखी हैं। अगला जो लिखेंगे हम वो है तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण था मटर के पुष्प उभयलिंगी। उभयलिंगी ये शब्द आपका पहले भी आपकी किताब में, आपके पहले के चैप्टर में रिपीट हुआ है। तो उभयलिंगी का मतलब होता है नर तथा मादा भाग एक ही पुष्प में ठीक है। तो जो मटर के पुष्प हैं वो कैसे हैं, उभयलिंगी हैं, यानी कि नर तथा मादा भाग जो है वो एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो ज़्यादा मतलब कोई झंझट नहीं था, एक ही बगीचे में आसानी से मटर के पौधे उग जाते हैं। उभयलिंगी भी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बगीचे में तो भाई सिर्फ नर ही भाग है एक पुष्प में और फिर किसी दूसरी जगह मादा भाग है, नहीं। मटर के पुष्प में यानी कि नर भाग और मादा भाग, आपको याद आ रहा होगा नर भाग को हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, और मादा भाग को कहते हैं हम इसमें स्त्री केसर। तो ये बात हो रही है पुष्प की, तो वो एक ही फूल में मौजूद थे, यानी कि एक तरीके से निषेचन प्रक्रिया जो थी वो आसानी से हो सकती थी। इस तरीके से मटर की जो पैदावार थी वो एक ही बगीचे में आसानी से होती जा रही है। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो वो है स्वपरागण प्राकृतिक, स्वपरागण प्राकृतिक रूप से होता था, परंतु कृत्रिम अथवा परपरागण, परंतु कृत्रिम अथवा परपरागण भी करवा
करवा सकते हैं। यानी कि आपको स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, ये सारी चीज़ आप अपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए, वहीं से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या है, मटर के पौधे में जो स्वपरागण था तो वो प्राकृतिक रूप से संभव था, लेकिन हम चाहें तो उसमें कृत्रिम और परपरागण भी करवा सकते थे। अगला पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो है 5वां पॉइंट। मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मटर का जो पौधा था वो बहुत ही आसानी से उग सकता था, उभयलिंगी था, स्वपरागण भी पॉसिबल था, चाहे तो कृत्रिम परपरागण भी करवा सकते थे, और साथ में एक ही पीढ़ी में मटर के दाने काफ़ी मात्रा में उग जाते थे। तो इस वजह से ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगली जो चीज़ है वो है मेंडल। हेलो मोटो।